हुँ, तो आज की क्लास में हम लोग जो एप्लीकेशंस हैं ओडी की जैसे हम जब चैप्टर स्टार्ट किया था, तो लीनियर इक्वेशन इन ऑर्डर 1 और डिग्री 1 पढ़ा था, जिसमें हमने वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड और होमोजेनियस, एग्ज़ैक्ट इक्वेशंस और लीनियर इक्वेशंस जो पढ़ी थी, वो सब यूज़ होंगी यहाँ पे। हालाँकि उन सब में से भी जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़ होने वाली है, वो है आपकी वेरिएबल एंड सेपरेबल और एक लीनियर इक्वेशन जो थी, तो उसका यूज़ होगा और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन स्ट्रॉन्ग है, तो ये चैप्टर बहुत ईज़ी लगने वाला है। नॉर्मली मैंने देखा है कि ये जो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है, वो हमारा पावर सीरीज़ ऑफ फ्रोबेनियस के साथ में आता है। तो चॉइस होती है कि या तो आप वो क्वेश्चन कीजिए पावर सीरीज़ का या फिर जो इस चैप्टर का जो एप्लीकेशन है उसको कीजिए। नॉर्मली मैंने ये देखा है। तो फिज़िक्स में इसकी एप्लीकेशंस यूज़ होंगी। तो पहले देखते हैं चैप्टर में कौन-कौन से फ़ॉर्मूले हैं और उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ओडी की, तो पहले देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर ओडीई इन फिजिक्स कि कौन-कौन सी यूज़ होने वाली हैं। तो सबसे पहला है हीटिंग एंड कूलिंग मॉडल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है तो वो इस टॉपिक से आता है। हालाँकि औरों के भी हैं लेकिन इससे ज़्यादा पूछा जाता है और सेम कॉन्सेप्ट आपका एमटी8 जिन लोगों ने ले रखा है उनको ये चैप्टर कंपल्सरी है पढ़ना और देखते हैं। तो हीटिंग एंड कूलिंग मॉडल में क्या है, देखिए यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल टी है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको न्यूटन कूलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो डी टी यानी कि जैसे मान लीजिए सराउंडिंग जो है हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, उसमें अगर हम चाय का कप रखें तो चाय के कप का जो टेम्परेचर होगा वो पहले ज़्यादा होगा और फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा कब, मतलब हाई हीट से लो की ओर हीट ट्रांसफ़र होगी और एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो जो रेट है टेम्परेचर गिरने का वहाँ पे सिस्टम का और सराउंडिंग की तरफ, तो वो किस रेट से गिर रहा होगा उसका यहाँ पे ये मॉडल दिया था न्यूटन ने। तो dt अपॉन dt यानी कि टेम्परेचर ग्रेडियंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इज इक्वल टू के यानी कि कांस्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चन जो साइन हटा के लगाते हैं, टी नॉट माइनस टी। ये जो टी है वो टेम्परेचर सिस्टम के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करेगा जो चेंज हो रहा है और टी नॉट जो है सराउंडिंग का टेम्परेचर है और हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि सराउंडिंग का टेम्परेचर बार बार चेंज नहीं हो रहा है, कॉन्स्टेंट है, तो वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा और ये टी की वैल्यू चेंज होगी ऑब्वियसली टाइम के हिसाब से, तो वो देखेंगे। और प्लस यहाँ पे एच टी है, ये एच टी बताता है कि एक्स्ट्रा हीट अगर आप मान लीजिए गर्म कर रहे हैं उसको साथ साथ, हालांकि ये क्वेश्चन में एब्सेंट होती है, मोस्टली क्वेश्चंस में ये एब्सेंट होती है। देखते हैं यहाँ पे कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हालांकि मैं बता चुका हूँ कैपिटल टी जो है वो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी नॉट जो है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच जो है वो एक्सटर्नल हीट और के जो है वो ऑब्वियसली प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो शुरू में मैं जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे वो अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है न्यूटोनियन मैकेनिक्स, मतलब फिजिक्स में जिस तरह से यूज होता है कि मान लीजिए कि हम हेलीकॉप्टर या ऊपर से किसी एक टुकड़े को, किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जिसका मास m है उसको नीचे की ओर फेंक रहे हैं या वो गिर रहा है, तो एयर में भी एक रेजिस्टेंस होता है। तो उस हिसाब से जो ग्रेविटी है वो तो उस ऑब्जेक्ट को कहाँ खींच रही है, नीचे की ओर। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ और डिटेल में बताऊंगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट था, इसका मास कितना है m, तो ग्रेविटी की वजह से ये ऑब्जेक्ट तो नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन जो बीच में एयर है ये क्या करेगी, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकने की कोशिश करेगी, मतलब एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगी। ऊपर की तरफ नहीं फेंकेगी तो एटलीस्ट उसकी वेलोसिटी में या फिर उसके रास्ते में रुकावट पैदा करेगी, उसकी स्पीड को स्लो करने की कोशिश करेगी। कौन, ये एयर जो रेजिस्टेंस का काम करती है, जिसको हम एयर ड्रैग भी बोलते हैं। तो वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो यानी कि के बी। तो ऑब्वियसली एम जी वेट से वो नीचे की ओर जा रहा है तो के बी फोर्स से वो ऊपर की ओर धकेल रहा है, लेकिन क्योंकि ग्रेविटी वाली फोर्स ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वो नीचे की ओर जाएगा। तो टोटल इसमें फोर्स कितनी लग रही है, देखिए एम जी फोर्स लग रही थी नीचे की ओर और के बी फोर्स लग रही है एयर ड्रैग। तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, एफ इज इक्वल टू एम जी माइनस के बी। बाकी जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे तो और डिटेल में समझ आएगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, स्मॉल एम ऑब्वियसली क्या है, आपके पास जो ऑब्जेक्ट आपने ऊपर से ड्रॉप किया है उसका मास है। के बी क्या है, वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, जिसकी वजह से क्या, एयर रेजिस्टेंस जिसको हम बोल सकते हैं। और जी क्या है यहाँ पे, आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। चलिए देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी सबने पढ़ा होगा, 9th में ही स्टार्टिंग में बताया जाता है। तो वो है F इज इक्वल टू, मान लीजिए जैसे सन का मास कैपिटल M है और किसी प्लेनेट का, मान लीजिए अर्थ का ही मान लेता हूँ, वो स्मॉल m है, तो उनके बीच में, मैं ये एज एन एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ये कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स लगेगी वो F इज इक्वल टू GMM अपॉन में r स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस नहीं है, ये प्लस का ही साइन है, मैं हटा ही देता हूँ, साइन कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, इसलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अब हमारे पास जैसे कि सिंपल इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है, अभी मैं बता रहा हूँ, बस उतना याद रखिए। तो इलेक्ट्रिकल का भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो बहुत ज़्यादा फिजिक्स की जरूरत नहीं है, सिंपल है। देखिए तो वो है हमारे पास LCR सर्किट बोलते हैं इनको। एक होता है इंडक्टर। इंडक्टर में अगर बहुत ज़्यादा फिजिक्स आपको डीप नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप इतना याद रख सकते हैं कि ये इंडक्टर का साइन ये है, इसमें जब करंट I फ्लो होता है तो जो इसका वोल्टेज आता है वो LdI/dt, मतलब वोल्टेज का यहाँ फॉर्मूला है LdI/dt। ये रेजिस्टेंस का साइन है और रेजिस्टेंस को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर उसमें से करंट जब फ्लो होके जाता है I, तो यहाँ जो वोल्टेज का फॉर्मूला है वो है IR। ठीक है, इसी तरह से ये कैपेसिटर है, इसमें जब करंट पास होता है तो यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, Q/C। एक बार दोबारा बताता हूँ, देखिए वोल्टेज ड्रॉप अगर हमें कहाँ निकालना है, रेजिस्टेंस पे, तो IR, वोल्टेज ड्रॉप अगर इंडक्टर पे निकालना है तो LdI/dt, और वोल्टेज ड्रॉप अगर कैपेसिटर पर निकालना है तो Q/C। बस ये 3 फॉर्मूले याद रखने हैं और कुछ नहीं, बाकी ये आपकी मैथ्स की नॉलेज पुराने वाली होनी चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी है कि ऑल्सो आई का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो dQ/dt, मतलब चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू करंट। और इसी तरह से अगर आप आई को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार तो ऑब्वियसली क्यू का डिफ्रेंशिएशन 2 बार हो जाएगा, यानी dTQ/dt²। ये बिल्कुल उसी जैसा है जैसे कि आप अगर x को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं dx/dt, तो क्या बनता है आपके पास, वेलोसिटी। और आप एक बार वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, मतलब d2x/dt², तो वो क्या बन जाता है, एक्सेलरेशन। सेम उसी तरह से है कि यहाँ पे q बेसिक है डिस्प्लेसमेंट की तरह, उसको आप जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो i बनेगा, और 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो di/dt। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि हाँ, मैं ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा सर्किट है जिसमें ये तीनों लगे हुए हैं, ये इंडक्टर भी, R मतलब रेजिस्टेंस भी, और C भी, तो तीनों के वोल्टेज को, जैसे मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ये इंडक्टर भी ऐड कर दिया है, और इसमें ये रेजिस्टेंस भी ऐड है, और ये कैपेसिटर भी ऐड है, और इसको मैंने किसी एक्सटर्नल फोर्स से या बैटरी से, पावर से कनेक्ट कर रखा है। तो जो भी यहाँ कनेक्ट कर रखा है, जैसे सपोज यहाँ जो भी हम पावर दे रहे हैं, जैसे कि E, टोटल जो वोल्टेज दे रहे हैं वो E दे रहे हैं, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या था, अभी बताया था, LdI/dt, इंडक्टर पे जो वोल्टेज होता है। ऐसे रेजिस्टेंस पे कितना होता है, IR, कैपेसिटेंस पे कितना होता है, Q/C। तो ऑब्वियसली अगर ये इक्विलिब्रियम की पोजीशन है तो ये तीनों का सम किसके बराबर होगा, E के। तो इसी तरह से आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होता है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि फॉर्मूला डिराइव करना पड़ा या कुछ, बस याद रखिए कि LCR जब तीनों सर्किट जुड़े हुए हैं तो इज इक्वल टू इस E के, और अगर ये E क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो इज इक्वल टू 0। चलिए इस इक्वेशन को पहले देखते हैं। तो मैंने इसको जब यहाँ पे लिखेंगे तो जैसा भी समझाया उस हिसाब से क्या आना चाहिए कि LdI/dt प्लस ये इंडक्टर का वोल्टेज हो गया, फिर प्लस RI मतलब रेजिस्टेंस पे जो वोल्टेज था वो, और कैपेसिटर पे था तो वो Q/C इज इक्वल टू E। तो बस यही आपकी इक्वेशन होती है। अब इसको और अच्छे फॉर्मेट में लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखिए अभी अभी मैंने बताया कि I की वैल्यू होती है dQ/dt, dI/dt मतलब d2q/dt²। तो L की जगह L रहने दीजिए, और dI/dt की जगह d2q/dt² प्लस R dQ/dt प्लस Q/C, और इज इक्वल टू, अब ये जो E है एक्सटर्नल वोल्टेज जो मैंने बताया था, ये क्वेश्चन में दिया होता है ज़्यादातर, या तो वो देंगे E0 sin ωt या फिर देंगे E0 cos ωt, जो भी दिया है वो आप पुट कर देंगे। नहीं दिया है तो इस जगह हम 0 लिख देंगे, वो क्वेश्चन पढ़ने पे पता लगेगा कि इस राइट हैंड साइड में हमें क्या लिखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। मैं एक बार इतना दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ कि मैंने अभी क्या पढ़ाया है।
सबसे पहले हमारे जो सिलेबस में आता है हीटिंग एंड कूलिंग मॉडल का एक क्वेश्चन, जिसमें आपको कहा जाएगा कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका कोई एक पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर टाइम पे था, फिर 1 घंटे बाद उसका टेम्परेचर इतना हो गया और सराउंडिंग का टेम्परेचर गिवन होगा। तो वो आपको टर्म्स पूछ सकते हैं कि मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड कब हो जाएगा, टाइम पूछेंगे या फिर टाइम दे देंगे और कहेंगे बताइए 2 घंटे बाद इसका क्या टेम्परेचर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो हीटिंग एंड कूलिंग मॉडल या न्यूटन मॉडल से सॉल्व होंगे, या इसको न्यूटन कूलिंग मेथड भी बोलते हैं। तो जो फॉर्मूला कहता है dt अपॉन dt टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू k टी नॉट माइनस टी। यहाँ पे टी नॉट जो है सराउंडिंग टेम्परेचर है, k प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और कैपिटल टी जो है वो सिस्टम का टेम्परेचर है, प्लस एच टी। जैसे मैंने कहा है कि नॉर्मली आपके सिलेबस में मैंने देखा नहीं है अभी तक कोई क्वेश्चन इसमें इस एच टी की वैल्यू दी गई हो। हालांकि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि उसमें एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करें तो आप जरूर जो भी वैल्यू दे रखी हो वो यहाँ लिखिए, अदरवाइज हम इसकी जगह 0 लिखेंगे। चलिए, फिर बताया मैंने कि मान लीजिए कि कोई एक m मास का ऑब्जेक्ट है जो कि ऊपर से नीचे की ओर ड्रॉप किया गया है, तो ऑब्वियसली वो mg फोर्स से नीचे की ओर गिर रहा है, लेकिन उसमें जो बीच में जो एयर है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है और जिससे उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। तो टोटल जो फोर्स इस पर लगेगी वो कितनी होगी, mg माइनस kb। इसी तरह से अगर कोई कोई भी दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं और जिसमें से एक का मास कैपिटल M है, दूसरे का मास स्मॉल m है और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो वहाँ जो फोर्स लगेगी वो न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल जो लॉ था वो था कि F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं तो 3 चीज़ें हैं, LCR या LRC पढ़िए, जैसे कि इंडक्टर, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। अगर इंडक्टर पर वोल्टेज देखना है तो उसका फॉर्मूला है L डी आई अपॉन डी टी, रजिस्टेंस पे IR और कैपेसिटेंस पे है Q अपॉन सी। तीनों को ऐड कर दीजिए और इज इक्वल टू में जो भी उन्होंने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रखा हो पावर बैटरी उसके इक्वल पुट कर दीजिए, नहीं दे रखा है तो इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ तीनों को ऐड किया और इज इक्वल टू ई लिखा। फिर मैंने यहाँ पे बताया जैसे डिस्प्लेसमेंट को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी बनती है, वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सेलरेशन बनता है। सिमिलरली यहाँ पे जब चार्ज को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आई बनेगा, और आई को एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका नाम नहीं है लेकिन डी आई अपॉन डी टी आप याद रखिए। तो यहाँ पे ये मैंने वैल्यू पुट कर दी दोबारा से। फिर बताया है कि ई की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है तो वो यहाँ लिख दीजिए, अदरवाइज ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई नॉट ये क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो 0 लिखना है। चलिए अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है यहाँ पे कि स्टील कास्टिंग एट अ टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब जो भी ये स्टील का कोई भी एक बॉडी है उसको हमने कहाँ पे, उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, इज पुट इनटू एन ओवन। तो देखिए यहाँ पे जो ओवन है ना वो इसके लिए क्या बन जाएगा, सराउंडिंग। ठीक है, तो जो ये और ये बॉडी है आपकी, तो इस बॉडी को जब हमने ओवन में रखा तो ओवन का टेम्परेचर देखिए कितना है 200, यानी कि ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है और ये सिस्टम का है। फिर 1 मिनट लेटर, 1 मिनट के बाद देखा द टेम्परेचर ऑफ द कास्टिंग इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए पहले कितना था उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऑब्वियसली जब हम उसको ओवन में रख रहे हैं तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो पहला पार्ट पूछा है कि डिटरमाइन द टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द कास्टिंग। टेम्परेचर प्रोफाइल का मतलब है यहाँ पे कि किस रेट से वो गिर रहा है टेम्परेचर वो बताना है, यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में रिलेशन बताना है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। टेम्परेचर प्रोफाइल मतलब कैपिटल टी मतलब टेम्परेचर और स्मॉल टी मतलब टाइम, तो उनके बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है ऑफ द कास्टिंग। और सेकंड पार्ट में पूछा है हाउ लॉन्ग will it take the temperature of the casting to reach 190 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में वो आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देंगे और कहेंगे टाइम बताइए, या फिर टाइम दे देंगे और कहेंगे वो पर्टिकुलर टेम्परेचर बताइए। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में कि क्या क्या आपको गिवन है। तो टी नॉट यानी कि सराउंडिंग का टेम्परेचर, जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाते टाइम पे बताया था कि आप इस ऑब्जेक्ट को एक ओवन में रख रहे हैं तो ओवन यहाँ पे एक सराउंडिंग का काम करेगा। तो टी नॉट की वैल्यू हो गई 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए सिस्टम जो है उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है बार बार, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर 1 मिनट बाद 30 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर कह रहा है कि कितनी देर बाद इसका 190 हो जाएगा इस हिसाब से। तो यहाँ पे टी आई यानी कि आई फॉर इनिशियल से रिप्रेजेंट कीजिए, या फिर T1 T2 T3 वो आपकी चॉइस है, जिससे भी रिप्रेजेंट करना चाहें आप उससे कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे टी इनिशियल और टी फाइनल से रिप्रेजेंट किया है। और इसी तरह से देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड तो शुरुआत में था, तो इसलिए स्मॉल टी इनिशियल इज इक्वल टू 0, और जब 1 मिनट बाद देखा तो टी एफ इज इक्वल टू 1 मिनट से। तो वो चॉइस है आपकी T1, T2, T3, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या इनिशियल और फाइनल से भी। तो हमें क्या-क्या फाइंड करना है? सबसे पहले बताना है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है? प्रोफाइल उसका बताना है। और सेकंड पार्ट में बताना है कि फाइंड स्मॉल टी यानी कि टाइम जब उसका सिस्टम का टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका है। चलिए, तो हमारे पास जो मॉडल है यूजिंग हीटिंग एंड कूलिंग मॉडल या न्यूटन मॉडल, वो क्या कहता है? फॉर्मूला क्या था कि dt अपॉन स्मॉल dt इज इक्वल टू के, यही फॉर्मूला था। अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी हीट नहीं दी गई है, एक्सटर्नल हीट, तो हम यहाँ पे इसको 0 लिखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में मैंने K लिखा, फिर T नॉट यानी कि सराउंडिंग टेम्परेचर माइनस बॉडी का टेम्परेचर प्लस 0, उसको प्रॉपर लिखा। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एक वेरिएबल सेपरेबल मेथड और दूसरा लीनियर इक्वेशन बहुत यूज होने वाला है। तो अभी तो खैर वेरिएबल सेपरेबल यूज होगा। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल जो टी है वो एक वेरिएबल है एक्स और वाई की तरह। तो स्मॉल ये जो डी टी है और ये 200 माइनस टी है, इसको लेफ्ट साइड में लेके आए और स्मॉल डी टी को राइट साइड में। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, कैपिटल टी के वेरिएबल एक तरफ है, स्मॉल टी के वेरिएबल एक तरफ है। इसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, वो यहाँ नहीं सिखा पाऊंगा मैं। और लिमिट लगाइए, तो देखिए यहाँ पे पहले मैंने इंटीग्रेट किया और यहाँ देखिए जब जब जीरो टाइम है तो यहाँ मैंने शुरू में ही लिखा था कि जब इसका जीरो टाइम है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना है 20, और 1 मिनट बाद इसका टेम्परेचर कितना है 30। तो यहाँ पे जब जीरो लिखते हैं आप नीचे तो सामने 20 लिखिए, जब आप ऊपर 1 लिखते हैं तो सामने 30 लिखिए। नॉर्मली इंटीग्रेट कीजिए इसको, इंटीग्रेट करने पे आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब होता क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप इग्नू के एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है, MT8 वगैरह के पेपर में, लेकिन PHE 5 में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो आप log e 18/17 की वैल्यू साइंटिफिक कैलकुलेटर से इवेल्युएट कर सकते हैं। और जैसे MT8 है उसमें नहीं कर सकते तो आप k की वैल्यू एज इट इज लिखिए, लेकिन क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड है BPHE 105 के पेपर में, आप इसको सॉल्व कीजिए। तो पुट दिस वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो जो भी ये k की वैल्यू निकल के आती है आप इस वाले जो हमारी मेन डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आई थी उसमें पुट कीजिए। तो जब यहाँ पुट करते हैं तो इसको आप फिर से नॉर्मली इंटीग्रेट कीजिए, तो माइनस लॉग ई 200 माइनस टी इंटीग्रेट किया है, फिर ये एज इट इज इसका इंटीग्रेशन टी प्लस यहाँ पे एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसको मैंने C1 से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पे जैसे लॉग ई लगा हुआ है तो लॉग जब हटाएंगे यहाँ से, तो इस तरह क्वेश्चन जब होमोजीनियस वगैरह मेथड पढ़ाया था तो लॉग कैसे हटाते हैं वो सब सिखा चुका हूँ वहाँ पे। तो 200 माइनस टी एज इट इज, और यहाँ ई की पावर में ये पूरा आ जाएगा, तो दोनों नेगेटिव है क्योंकि ये वाला नेगेटिव उधर चला गया है। फिर यहाँ से 200 को राइट साइड भेजिए, तो t इज इक्वल टू 200 माइनस ई टू दी पावर ये, और ये जो माइनस का C1 है उसको मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ से क्योंकि e टू दी पावर माइनस का C1 हो, जैसे ये देखा जाए तो यहाँ e टू दी पावर में ये माइनस C1 है, तो उसको क्योंकि C1 अगर कांस्टेंट है तो e की पावर माइनस C1 भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो मैंने उसको नाम दे दिया e और यहाँ पुट कर दिया। आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन था कि जब टाइम 0 है तो कैपिटल T की वैल्यू कितनी थी 20, पुट कर दीजिए जिससे कि हमें ये a की वैल्यू पता लगे। तो जब मैंने पुट किया तो यहाँ से a की वैल्यू 180 आ रही थी, दोबारा से इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। तो ये है वो रिलेशन कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में, यही इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर प्रोफाइल। ठीक है, एक बार दोबारा बताता हूँ मैं, इसको मैंने इंटीग्रेट किया और कैपिटल डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस C1, और इसके बाद में इंटीग्रेशन कांस्टेंट है ये, यहाँ से लॉग हटाया यानी एंटी लॉग लिया तो टी की वैल्यू कितनी मिली, जहाँ पे e टू दी पावर माइनस C1 है, e टू दी पावर माइनस C1 को कोई मैंने पर्टिकुलर एक कांस्टेंट मान लिया, क्योंकि C1 एक कांस्टेंट है तो e की पावर में जो भी आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, तो e। यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन यूज की है कि जब टाइम 0 था तो कैपिटल टी की वैल्यू कितनी थी 20, ये हमने यहाँ पुट किया जिससे कि इस कांस्टेंट a को निकाल सकें। जैसे ही a की वैल्यू आती है वो दोबारा से इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये जो रिलेशन मिला है वो आपका टेम्परेचर प्रोफाइल है। सेकंड पार्ट में पूछा गया था कि इस कितने टाइम बाद उस बॉडी का टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, तो इस t की जगह जो भी टेम्परेचर दिया था जैसे 190 वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये स्मॉल t की वैल्यू आ जाएगी। बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के इसको सॉल्व करना बड़ा इम्पॉसिबल सा है, तो इसलिए ऑब्वियसली साइंटिफिक कैलकुलेटर जरूर लेके जाएं PHE 5 के पेपर में। तो यहाँ t की वैल्यू जैसे मैंने बताया सेकंड पार्ट करने के लिए
कि ये हम प्रीवियस पार्ट से निकाल के लेके आ चुके हैं। उन्होंने पूछा था 190 अगर हो जाए, तो इसको हमने यहाँ 190 लिखा, इसको सॉल्व किया, माइनस से माइनस कैंसिल किया, ई टू द पावर ये दोनों तरफ लॉग लगाया, ये आएगा और फिर माइनस से माइनस कैंसिल करके टी की जो वैल्यू है 50.61 मिनट्स के आसपास उसकी वैल्यू आएगी, मतलब इतने मिनट बाद उसका टेम्परेचर 190 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि ये जो क्वेश्चन है पावर सीरीज के साथ में आता है और दोनों में से कोई एक करना होता है, तो आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। पावर सीरीज भी इजी था और ये भी इजी ही है वैसे तो। और जो आपकी प्रैक्टिस या दिमाग एग्जाम में कुछ बच्चे तो ऐसे हो जाते हैं जिनको जो दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, तो जो जल्दी से हो जाए, अगर दोनों क्वेश्चन की कंपैरिजन में अगर देखा जाए कि आपको दोनों क्वेश्चन आ रहे हैं पावर सीरीज का भी और ये भी आता है अच्छे से, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, मतलब इस चैप्टर के क्वेश्चन को, क्योंकि पावर सीरीज थोड़ा लेंथी होता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है, मार्क्स दोनों में सेम मिलने वाले हैं, तो आप इसको प्रेफरेंस दीजिए। जिनकी फिजिक्स स्ट्रांग नहीं होती ज़्यादा, उनको डर लगता है, तो ऑब्वियसली पावर सीरीज के क्वेश्चन को फोकस बनाइए। चलिए अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ है। अ पैकेट ऑफ मास 60 केजी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हेलीकॉप्टर, ठीक है, hovering एट अ हाइट ऑफ 750 मीटर, इतनी हाइट पे था, तो इट फॉल्स ऑन द अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ऑब्वियसली अ फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस आल्सो एक्ट्स ऑन द पैकेट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इट इज प्रोपोर्शनल टू द पैकेट वेलोसिटी, ये सब कुछ गिवन है विद अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के, और जो के की वैल्यू है वो 60 केजी पर सेकंड है। तो पूछा है डिटरमाइन व्हेन द पैकेट विल हिट द ग्राउंड, मतलब कितने टाइम बाद वो ग्राउंड पे हिट करेगा। दूसरा पार्ट पूछा है व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, जब वो गिरेगा तो ग्राउंड पे हिट होते टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये क्वेश्चन है लेंदी, लेकिन सारा कुछ मैथ है यहाँ पे, फिजिक्स जैसा कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगने वाला है। चलिए इस फिगर को समझते हैं। जैसे यहाँ पे कोई एक हेलीकॉप्टर है, टी इज इक्वल टू कितना है 0, और यहाँ से ये नीचे की ओर गिर रहा है, और मान लीजिए मैं इसको थोड़े एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मान लेता हूँ कि वो ऑब्जेक्ट गिरते गिरते यहाँ बीच में है, ठीक है। तो इस पे पहली तो फोर्स कौन सी लग रही है, F1 mg यानी ग्रेविटी की वजह से, और ये जो F2 फोर्स है जो मैंने रेजिस्टेंस इंट्रोडक्शन में ही समझा दिया था कि एयर रेजिस्टेंस की वजह से जो एयर होगी वो उसको ऊपर की ओर धकेलेगी, तो kV फोर्स लग रही है। तो टोटल फोर्स कितनी है इस ऑब्जेक्ट पे, ये सब मैं अभी बता चुका हूँ। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज F इज इक्वल टू mg माइनस kb। बस फिजिक्स का जो लगना था वो ये था, बस ये फॉर्मूला, और इसके अलावा कुछ फिजिक्स नहीं लगने वाली, सारा कुछ मैथ है। देखते हैं। तो F इज इक्वल टू m, फॉर्मूला पता है, mg माइनस kb, m का डिवाइड कर दीजिए, तो अभी नहीं, एक स्टेप बाद a की वैल्यू क्या होती है db अपॉन dt, फिर mg माइनस kb, अब m का डिवाइड कर दीजिए, तो db अपॉन dt प्लस k अपॉन m b इज इक्वल टू g। अब जिन लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिन लोगों ने पहले चैप्टर की, तो उनको दिखाई दे गया होगा कि ये जो है ये तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू की फॉर्म है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि यहाँ y है तो यहाँ y होना चाहिए, और ये जो p और q है या तो वो कांस्टेंट होने चाहिए या फंक्शन ऑफ x होने चाहिए, तो वही तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ देखिए v है, यहाँ भी v है, और ये जो दोनों हैं वो आपके या तो मैंने क्या बोला है फंक्शन ऑफ t होने चाहिए या कांस्टेंट, तो ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो ये किसका रूल फॉलो कर रहे हैं, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। और इस तरह की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, और वो याद भी होना चाहिए आप लोगों को। तो वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, क्या होता था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर पी डी एक्स। तो p कौन है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ v का कोफिशिएंट कौन है, k अपॉन m, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन k अपॉन m dt, फिर उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते थे। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये सब आपको आता होगा पहले की क्लासेस में पढ़ के। तो मैंने ये सब पीडीएफ में नहीं लिखा है, और कि ये कैसे लिखा है, मैंने डायरेक्ट उसका सॉल्यूशन लिखा है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका फॉर्मूला ई टू दी पावर इंटीग्रेशन के वाई एम डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि के वाई एम तो एक कॉन्स्टेंट है, तो 1 का इंटीग्रेशन टी, तो ई टू दी पावर के टी वाई एम क्या आ गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और इस तरह की इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, तो वो आपको याद होना चाहिए कि जिस जैसे ये v था, तो यहाँ पे v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जो राइट साइड में लिखा जाता था, यानी कि g है यहाँ पे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c, तो b इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम निकाल चुके हैं, इज इक्वल टू g, कॉन्स्टेंट होने की वजह से बाहर, ये t dt प्लस c, ये एज इट इज, फिर g, अब इसको इंटीग्रेट करें विद रेस्पेक्ट टू t, तो e टू द पावर k t बाई m डिवाइडेड बाई के वाई एम, इंटीग्रेशन पता होना चाहिए जैसे कि मैंने बताया, और e टू दी पावर के टी वाई एम का डिवाइड कर दीजिए, तो v इज इक्वल टू
mg k डिवाइड बाई k प्लस c e टू द पावर माइनस kt बाई m। फिजिक्स में बस एक चीज़ और है कि जब भी ये इक्वेशन हम निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करने की वजह से ये कांस्टेंट आ जाता है। तो इस कांस्टेंट को बताना पड़ता है कि ये कांस्टेंट है क्या, कि कितनी वैल्यू है इसकी। तो आप उसमें इनिशियल कंडीशन यूज़ कीजिए। क्या है यहाँ इनिशियल कंडीशन? ऑब्वियसली जब हम हेलीकॉप्टर से जब उसको ड्रॉप कर रहे थे तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? टाइम 0 तो उसको बस ड्रॉप किया था। तो शुरुआत में तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इनिशियल कंडीशन क्या है? कि जब टाइम 0 था तो b की वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी जो है वो 0 है। तो इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए ताकि ये c की वैल्यू निकल के आ सके। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको याद होगा हमने a की वैल्यू निकाली थी, कैपिटल A, जो कि e टू द पावर माइनस c1 था। तो उसी तरह से यहाँ पे इस c की वैल्यू निकालने के लिए हमने ये इनिशियल कंडीशन पुट की, तो c की वैल्यू आती है माइनस mg/k। इसको यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपका एक तरह से वेलोसिटी का प्रोफाइल आ गया, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए v की वैल्यू क्या है, dx/dt। अभी सब समझ आएगा थोड़ी देर में कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो dx/dt ऑब्वियसली पुट कर सकते हैं, फिर mg/k एज इट इज, बाकी सब कुछ एज इट इज। mg/k यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है, तो वो मैंने बाहर लिया और जरूरत नहीं है, सॉरी, dt को हमने राइट साइड भेजा और इसको इंटीग्रेट कर दिया क्योंकि वेरिएबल सेपरेट हो गए। तो dx का इंटीग्रेशन x, और ये पूरा जो mg/k है कांस्टेंट है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफरेंशिएट करेंगे तो mg/k अपॉन मतलब mg/k इंटू टी आ जाएगा। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑब्वियसली mg/k तो बाहर रहेगा और इसका इंटीग्रेशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया तो ये मिलने वाला है, और प्लस का एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट d। अभी जैसे मैंने बताया था आपको कि जब भी हम इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है d, ठीक है, तो जो d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे भी जब हेलीकॉप्टर से हमने उसको ड्रॉप किया था तो जब टाइम 0 था मतलब इनिशियली, तो जब टाइम 0 होगा तो x भी 0 रही होगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब। तो यहाँ पे हमने पुट किया सारी वैल्यूज, पुट करने के बाद में ये d की वैल्यू आ गई, वो d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो आपके पास ये x की वैल्यू आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से हमें दिया गया था x क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया था कि 750 मीटर हाइट से ड्रॉप किया गया है, तो वो x हो गया आपका। g की वैल्यू 9.81 आप ले सकते हैं अगर नहीं दी गई है तो। k की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी और मास भी गिवन था। ये सारी वैल्यू जब मैंने यहाँ पुट की तो कितनी वैल्यू आ रही है ये। अब देखिए, अब यहाँ पे ये जब जब सारी वैल्यू पुट कर दी तो बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के मैंने जैसे बताया सॉल्व करना थोड़ा इम्पॉसिबल जैसा है। यहाँ पे e टू द पावर नेगेटिव t है। e की पावर में जब भी कोई हम नेगेटिव यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो वो बहुत एक्सट्रीम स्मॉल हो जाती है, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं अपने टाइम में से। तो t की वैल्यू 77.5। e की पावर में अगर प्लस की वैल्यू होती है तो वो बहुत धीरे बहुत एक्सपेंड करती है, मतलब बहुत हाई वैल्यू हो जाती है, और माइनस साइन लेते हैं तो बहुत ही माइन्यूट यानी बहुत छोटी वैल्यू हो जाती है, इसलिए हमने इसको यहाँ से नेगलेक्ट किया। तो t की वैल्यू आ रही है 77.5 सेकंड। इसका मतलब क्या है कि देखिए उन्होंने पहले पार्ट में हमसे पूछा गया था कि जब वो जस्ट हिट करेगा ग्राउंड से तो उसमें कितनी वेलोसिटी होगी। तो पहले मैंने ये पता किया x की जगह 750 मीटर उसने ट्रेवल किया होगा ऊपर से, तो कितना टाइम लगा। तो टाइम कितना लगा 77.5। अब b का फॉर्मूला आपको देखिए यहाँ हमने ड्राइव किया था इक्वेशन 2 से, वहाँ पे हम टाइम पुट कर देंगे ये t की जगह। तो जब टाइम की जगह 77.5 पुट किया तो ऑब्वियसली कितनी वैल्यू आ गई 9.81 माइनस ये। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि e की पावर में जो भी ये वैल्यू है अगर वो नेगेटिव के साइन के साथ है वो बहुत स्मॉल हो जाती है। तो अगर मैं चाहता तो डायरेक्टली इसका आंसर v की जगह 9.81 लिख सकता था, लेकिन क्योंकि थोड़ा बताना था तो e की पावर अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो वो इतना आएगा 2.198 इंटू 10⁻⁻34। देखिए ये 9.81 है और ये -34 पावर है 10 की, बहुत ही छोटी वैल्यू है, मतलब बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट माना और सॉल्व करके देखा तो अप्रॉक्स 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड होगी जब वो जस्ट ग्राउंड से हिट करेगा। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर जल्दी से इसका रिवाइज कराता हूँ। देखिए पूरी मैथ है, कुछ खास फिजिक्स जैसा नहीं है इसके अंदर। एक पैकेट था जो कि 750 मीटर हाइट से फेंका गया है और उसका मास कितना है, ड्रॉप किया गया एक तरह से, और उसका मास है 60 केजी, के की वैल्यू दी गई है और वो पूछ रहा है कि बताइए पैकेट ग्राउंड को कब हिट करेगा, व्हेन। अच्छा टाइम भी पूछा है अलग से, और जब वो उसको हिट करेगा तो वेलोसिटी भी बताइए। तो ऑब्वियसली सेकंड पार्ट अगर पूछ लिया जाता डायरेक्टली तो हम बिना फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। चलिए आगे देखते हैं।
तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया उसका मास इतना है, हाइट या एक्स कह सकते हैं 750 मीटर है। तो इस पे जो टोटल फोर्सेस लग रही हैं, एक mg फोर्स लग रही है और एक F2, तो kV के बराबर है जो कि, तो फिजिक्स के लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू mg माइनस kV। फिर F की वैल्यू ma इज इक्वल टू mg माइनस kV, m एज इट इज, a की जगह dv अपॉन dt और ये वैल्यू पड़ेगी। यहाँ से मैंने देखा m का डिवाइड करने के बाद dv अपॉन dt प्लस k बाई m इंटू बी इज इक्वल टू जी, जो कि एक लीनियर इक्वेशन फॉर्म बन गई। लीनियर इक्वेशन में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, फिर जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं जो फॉर्मूला सिखाया था। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब इसमें हमें c निकालना पड़ेगा। तो c के लिए हमें इनिशियल कंडीशन खुद से सोचनी पड़ती है कि जब टाइम जीरो है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी जीरो थी, क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया था हेलीकॉप्टर से। तो वो जब मैंने यहाँ पुट किया तो सी की वैल्यू मिल गई आपको, सी की वैल्यू दोबारा यहाँ पुट कर दीजिए तो बी आ जाएगा। क्वेश्चन में देखा जाए तो उन्होंने वेलोसिटी पूछी थी कि जब ऑब्जेक्ट जस्ट हिट करने वाला है ग्राउंड को, उस टाइम पे क्या वेलोसिटी रही होगी, क्योंकि हिट करने के बाद तो वो जीरो हो गया होगा ऑब्वियसली उसमें अर्थ से टकराने के बाद में, लेकिन जस्ट जब हिट करने वाली थी तब क्या थी। तो उसके लिए हमें टाइम पता होना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या किया, v को डिफरेंशिएट किया, मतलब v की जगह लिखा dx अपॉन dt, mg अपॉन के माइनस का ये, और फिर से वेरिएबल सेपरेट किए। तो dx एक साइड में और dt वाला सारा राइट साइड में। इंटीग्रेट किया, एक नया कांस्टेंट d मिला। फिर से हमें एक इनिशियल कंडीशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमें d नहीं पता। तो जब टाइम जीरो है तो ऑब्वियसली x भी जीरो था, तो हमने यहाँ वैल्यू पुट की, क्योंकि उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं की थी इसलिए। तो यहाँ वैल्यू पुट की तो d की वैल्यू आ गई, ये आपका x आ गया। अब हम यहाँ पे टाइम जानना चाहते हैं, तो टोटल हाइट कितनी थी, x कितनी थी, डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, 750 मीटर। g आपको पता है, k दिया गया है और m दिया गया है, वैल्यूज को यहाँ पुट किया मैंने। ये एक इक्वेशन बनी जिसको सॉल्व किया नॉर्मली, और e टू द पावर माइनस टी को नेगलेक्ट मैंने बता ही दिया है, बहुत स्मॉल वैल्यू हो जाती है। तो t की वैल्यू 77.5 सेकंड के आसपास आ रही है। फिर t की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगी जब वो जस्ट ग्राउंड से हिट किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोजेक्टाइल है, उसको फायर किया गया है फ्रॉम द अर्थ इन द रेडियल डायरेक्शन, फाइंड द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, of the projectile which will enable it to escape from the earth gravitational pull। मतलब आपने एक escape velocity का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा 12th क्लास की फिजिक्स में, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, वो वापस धरती पे आ जाता है। लेकिन क्या हो कि हम एक ऐसी स्पीड डिसाइड कर लें जिससे कि वो दोबारा वापस आ ही ना, मतलब अर्थ की ग्रेविटी से बाहर चला जाए, ऐसी कौन सी वेलोसिटी है। तो वो सब डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और यहाँ साफ साफ कहा गया है कि जो एयर रेजिस्टेंस है, जैसे कि ऊपर के क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, उसको कह रहा है कि आप नेगलेक्ट मानिए, एंड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अदर हेवनली बॉडी, जैसे दूसरी बॉडीज हैं उनको भी नेगलेक्ट कीजिए। तो न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया था, F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। क्योंकि ये बॉडी यहाँ पे क्या कर रही है, हम उसको ऊपर की ओर फेंकना चाहते हैं और अर्थ क्या कर रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है। तो इसलिए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में अर्थ काम कर रही है एक तरह से, तो हम यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो F इज इक्वल टू एम ए, और ये माइनस जी एम एम अपॉन में आर स्क्वायर। तो ए इज इक्वल टू माइनस एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा। ए को डिफ्रेंशिएट कीजिए, वो सॉरी ए की वैल्यू कितनी होती है, डी बी अपॉन डी टी, तो माइनस जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने डी आर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, डी बी अपॉन डी टी था ना, तो एक डी आर ऊपर मल्टीप्लाई किया और डी आर डिवाइड किया। इससे क्या फायदा हुआ कि जो डी बी अपॉन डी टी है उसकी जगह जब डी बी अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी लिखेंगे तो ये जो डी आर अपॉन डी टी है ये वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा, और ये डी बी अपॉन डी आर एज इट इज। इसके बाद क्या करना है, माइनस का जी एम अपॉन आर स्क्वायर चल ही रहा है, फिर वी डी बी और इज इक्वल टू वेरिएबल सेपरेट कीजिए, तो वी डी बी इज इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर डी आर। इसके बाद इंटीग्रेट कीजिए, जी एम कॉन्स्टेंट है और आर को डिफ्रेंशिएट किया हमने, इंटीग्रेट किया, तो बी का इंटीग्रेशन बी स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन आर स्क्वायर का माइनस वन अपॉन आर, प्लस एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, तो मैं उसको सी डैश मान लेता हूँ। आगे लिखा है बी स्क्वायर अपॉन टू इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो जी एम अपॉन आर प्लस का सी डैश। फिर इस टू को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर प्लस का टू सी डैश। तो सी डैश अगर कांस्टेंट था उसमें टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी एक कांस्टेंट ही रहेगा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर प्लस सी। और अब इस सी की वैल्यू निकालनी है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो हम जैसे अर्थ पे खड़े हैं तो उसकी आर की वैल्यू तो कैपिटल आर होगी, अर्थ की रेडियस, या जिस भी प्लेनेट पे खड़े हैं उसकी रेडियस, और वो जो इनिशियल वेलोसिटी है मैं उसको वी नॉट से मान रहा हूँ।
तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर प्लस का सी। तो इस तरह से हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ रही है बी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन आर। इसको यहाँ पहले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ गया। अब यहाँ से थोड़ा फिजिक्स की टर्म्स कुछ हैं वो समझते हैं। बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन आर प्लस वी नॉट स्क्वायर माइनस का 2gm अपॉन में आर। अब यहाँ पे मेन चीज है कि ये तो पॉजिटिव ही रहने वाला है। देखिए इस साइड में क्या है, v का स्क्वायर है, तो ये चीज तो पॉजिटिव ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी भी पॉजिटिव होता है, एम भी पॉजिटिव और आर भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब आप अंडर रूट लगाएंगे तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर सकता है? ये पहली टर्म तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं सकती क्योंकि पॉजिटिव है, लेकिन हो सकता है कि ये दोनों टर्म मिलके प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। प्रॉब्लम क्रिएट करने का मतलब है जब आप यहाँ से स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ अंडर रूट आएगा, जब यहाँ अंडर रूट लगाएंगे तो हो सकता है कि पूरे की वैल्यू नेगेटिव आ जाए। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू मतलब इमेजिनरी वैल्यू, जो कि रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, रियल प्रैक्टिकल वैल्यूज में। तो क्या करना पड़ेगा हमें? तो इस चीज के बारे में तो श्योर हैं हम कि ये चीज पॉजिटिव है। अब बस इस चीज को देखना है कि ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है कि नहीं। तो देखिए अगर ये कभी भी पॉजिटिव आई तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट अर्थ से बाहर चला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव आई मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, मतलब b का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट और समथिंग नेगेटिव। इसका मतलब है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर नहीं जाएगा, जितनी भी स्पीड से आप फेंकेंगे वो वापस अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि अगर आपको ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है तो ये जो बी स्क्वायर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब इसके अंदर की सारी वैल्यू, अंडर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर नेगेटिव आती है तो वो ऑब्जेक्ट अर्थ पे ही रहेगा। मैंने यहाँ लिखा है कि इन ऑर्डर दैट द प्रोजेक्टाइल एस्केप फ्रॉम द अर्थ, मान लीजिए कि वो अर्थ से बाहर चला गया, तो अगर अर्थ से बाहर भेजना है तो ये चीज कैसी आनी चाहिए? रियल वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2gm अपॉन में ये वाला जो आ रहा है ये तो श्योरली पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसको पॉजिटिव होने के लिए बी नॉट स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन आर को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इस चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। चलिए अब इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हम जो ये एस्केप वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो अर्थ पे खड़े होके निकाल रहे हैं, तो अर्थ के हिसाब से यहाँ पे मास पुट कीजिए और ये आर पुट कीजिए, ये आपकी वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ मैंने ये सब चीजें जो अभी बताई हैं वो एक्सप्लेन कर रखी हैं कि फॉर इफ अगर ये मान लीजिए वैल्यू लेस देन जीरो हो जाती है तो क्या हो जाएगा? then there will be a value of small r for which b is equal to 0. In such a situation the projectile would stop, मतलब वो स्टॉप हो जाएगा और अर्थ पे वापस आ जाएगा। और if its velocity v would change from positive to negative and it would return to the earth, और अगर ये ऑब्वियसली बड़ी हो जाती है तो बाहर चला जाएगा। तो thus if a projectile is launched with initial velocity v naught, इस स्पीड से अगर फेंका जाता है तो v naught की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आप इसको इधर भेजेंगे तो v naught आ जाएगा एग्जैक्टली। तो इट विल एस्केप फ्रॉम द अर्थ, तो अगर उतनी स्पीड से आप उस ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तो वो अर्थ से बाहर चला जाएगा। तो मिनिमम वेलोसिटी जो होती है इसकी उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एस्केप या एस्केप वेलोसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि sinusoidally varying source of EMF is applied to a RC circuit। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वाला आ गया। तो डिटरमाइन द करंट थ्रू द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। कभी वो यहाँ पे आरसी सर्किट की जगह एल और सी सर्किट दे देते हैं, तो उस हिसाब से तो उसकी चिंता नहीं करनी है। पहले तो मैंने वो डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखी जो आपको मैंने इंट्रोडक्शन में समझाई थी। अब यहाँ देखिए कौन एब्सेंट है, क्वेश्चन पढ़ के पता लग रहा है कि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस यानी आरसी सर्किट है। तो कौन एब्सेंट है? एल। तो जो चीज़ एब्सेंट है उसको हटा दीजिए। जैसे न्यूटन मॉडल में हीट नहीं होती थी तो एच को हटा दिया था, यहाँ पे एल एब्सेंट है तो ये पूरी टर्म हट जाएगी, वहाँ का वोल्टेज हट जाएगा, तो ये दोनों टर्म बचेंगे और इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे आर बी क्यू अपॉन डी टी और ये सारा वैल्यू पुट किया। पुट करने के बाद में और देखिए अब सोच रहे होंगे कि ई भी तो नहीं दिया था, ये दिया हुआ है सिनुसॉइडली। सिनुसॉइडली का मतलब होता है कि या तो यहाँ पे ई नॉट के साथ साइन ओमेगा टी लिखिए या कॉस ओमेगा टी लिखिए। ये फिजिक्स की टर्म है लेकिन आप इतना बस समझ लीजिए, सिनुसॉइडली लिखा है तो ई नॉट साइन ओमेगा टी या ई नॉट कॉस ओमेगा टी इज अप्लाइड। ठीक है, तो ये लिखा मैंने। अब यहाँ से देखिए फिर से ये आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई। यहाँ पे क्यू है तो यहाँ भी क्यू है और ये दोनों जो टर्म है वो कांस्टेंट है और साइन ओमेगा टी वाला जो वो टी पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला तो e टू द पावर t अपॉन आर सी। फिर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? अगर आपकी लीनियर इक्वेशन ऑफ प्रैक्टिस अच्छी है तो ये समझ आ रहा होगा। तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ये राइट हैंड साइड इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
इसको एज इट इज़ वैल्यू लिखी पहले मैंने सारी, और इसको इंटीग्रेट किया ई नॉट अपॉन आर में एज इट इज़। अब ई टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स का ये इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। अगर याद है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको याद कर लीजिए। और यहाँ पे ई टू द पावर ये रहा और साइन ओमेगा टी, इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए तो ये वैल्यूज आ जाएंगी प्लस का ए। फिर यहाँ पे बस एलसीएम वगैरह लेके फ्रैक्शन को इसको सॉल्व किया है मैंने, और ये एज इट इज। तो ये आपका आंसर है कि उसमें जो करंट चार्ज है वो इतना रहेगा, और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो करंट भी आ जाएगा, क्योंकि आई का फॉर्मूला क्या हो जाता है डी क्यू अपॉन में डी टी। तो इसको टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आ जाएगा आपके पास करंट। डिफ्रेंशिएशन करना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, सिर्फ ये साइन ओमेगा टी है, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और इनटू में मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा का। ऐसे ही इसका माइनस साइन ओमेगा टी, तो यहाँ प्लस हो जाएगा साइन ओमेगा टी और यहाँ स्क्वायर लग जाएगा। इसी तरह से इसका डिफरेंशिएशन, तो जो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी करंट होगा। आगे देखते हैं कि ई टी बी जीरो। देखिए ये क्वेश्चन में गिवन है कि ई टी जो है मतलब राइट हैंड साइड में जो ई एम एफ होता है वो जीरो दे रखा है। सर्किट कौन सा है आर सी, तो इसमें भी एल एब्सेंट है। द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज इट्स चार्ज थ्रू द रजिस्टर, लेट इट्स इनिशियल चार्ज भी कितना क्यू नॉट, ठीक है। तो डिटरमाइन द चार्ज क्यू टी बताना है इन टर्म्स ऑफ क्यू नॉट टी सी एंड आर। वो तो चलो देख लेते हैं। तो पहले हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है ये पूरी जो भी दे रखी है आपको। एल क्योंकि इसमें एब्सेंट था तो देखिए एल जीरो हो गया और ई टी भी जीरो है, तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन बची आपके पास आर डी क्यू अपॉन डी टी प्लस क्यू अपॉन सी इक्वल टू जीरो। वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए, तो डी क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी डी टी। इंटीग्रेट कीजिए, वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो इंटीग्रेट करने पर लॉग क्यू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन आर सी इंटू टी विद टी। अब जैसे कि हम फिजिक्स के क्वेश्चन में इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू को निकालते हैं, तो इस ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कंडीशन यूज करनी पड़ेगी। तो टाइम जब जीरो है तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि इनिशियल जो चार्ज है वो क्यू नॉट है। इनिशियल चार्ज मतलब जब टाइम जीरो है तो चार्ज कितना है क्यू नॉट। हमने वही पुट किया है कि जब टाइम जीरो है तो क्यू की वैल्यू क्यू नॉट है, तो यहाँ पुट कीजिए। पुट करने पे आपके पास ए की वैल्यू आ गई, इस ए की वैल्यू दोबारा से इस इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो लॉग क्यू इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन आर सी प्लस लॉग ई क्यू नॉट। लॉग आइटम्स एक तरफ लिखिए, लॉग का रूल लगाइए, एंटी लॉग लगाइए, तो यहाँ से q की वैल्यू देखिए q नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी, यानी कि q जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है q नॉट पे, t पे, r पे और c पे। तो उन्होंने यही कहा था क्वेश्चन में कि डिटरमाइन द चार्ज q इन टर्म्स ऑफ q नॉट t c एंड r। तो ये आपका आंसर था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। अ ग्लास ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर कितना है 370, इज प्लेस्ड इन अ रूम, ठीक है, कैप्ट एट 300 केल्विन। तो ये आपका रूम जो है सराउंडिंग हो गया, ग्लास ऑफ वाटर जो है वो सिस्टम हो गया जिसका टेम्परेचर 370 के है। इट कूल्स टू 340 के इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में उसका टेम्परेचर 340 हो गया। एज्यूमिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग टू डिस्क्राइब द प्रोसेस और कैलकुलेट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर विल बी 310। तो बहुत ईजी है, देखिए सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है 300 के, यानी रूम का टेम्परेचर। ग्लास का टेम्परेचर इनिशियली कितना था जब टाइम जीरो है तो 370, 15 मिनट्स के बाद ये 340 हो जाता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने पहले ही बता रखा है कि डी टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू के टी नॉट माइनस टी प्लस एच टी। एच टी यहाँ जीरो हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू के टी नॉट माइनस टी। टी नॉट की वैल्यू पुट कीजिए, और देखिए जब यहाँ टाइम जीरो है तो इसी के सामने 370, जब ये 15 मिनट्स था तो ये कितना था 340। बस इसको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट सॉल्व लॉग के रूल लगा के ये के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, और साइंटिफिक कैलकुलेटर से इस के की वैल्यू है 0.0373। इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिए तो आपके पास ये मिलेगा। अब हमें टाइम जीरो है तो ये 370 था, अब वो पूछ रहे हैं कि कितना टाइम बाद ये 310 हो जाएगा। हम यहाँ टी की जगह टी लिखेंगे और 310 कब होगा ये बताना है। नॉर्मली फिर से इंटीग्रेट कीजिए इसको, और यहाँ से ये आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। लॉग 7 ऑब्वियसली कैलकुलेटर से पता करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए 0.0373 से, 52.16 मिनट के बाद में उसका टेम्परेचर 310 केल्विन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। एक स्टील रॉड है, हाँ ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये मैंने 2 बार कर दिया है। ये सेम क्वेश्चन मैंने शायद अभी ऊपर कराया था कि एक स्टील रॉड थी जिसका टेम्परेचर 20 था और उसको ओवन में पुट किया गया था और 200 डिग्री से। ये क्वेश्चन हम जस्ट अभी कर चुके हैं शुरू में ही, सबसे पहला क्वेश्चन शायद यही था। तो जून 2020 में ये आया है
तो मैंने गलती से इसको दोबारा सॉल्व कर दिया, तो इसको आप घर पे अपने आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे कि एक पैराशूटिस्ट है डाइविंग फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। फ्रॉम रेस्ट का मतलब है जब टाइम जीरो है तो उसकी वेलोसिटी जीरो है। एक्सपीरियंसेस एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस, ये एक्सेलरेशन क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, तो डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, बहुत इजी है। देखिए ये एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कीजिए, ये आ गया, इसको इंटीग्रेट कीजिए। अब देखो आपको पता होगा जब आप एक्सेलरेशन को एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी आती है इज इक्वल टू जी, और इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये आपके पास आ गया प्लस का c1। और हमें टाइम जब जीरो है तो खुद ही क्वेश्चन में वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो। तो हमने ये कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे पुट किए दोनों वैल्यूज को, तो यहाँ से c1 की वैल्यू आ गई g/k, यहाँ पुट कर दीजिए। अब इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जब वेलोसिटी को इंटीग्रेट करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आती है, तो ये x आएगा, और इधर का भी डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इंटीग्रेट किया और प्लस सॉरी इंटीग्रेट किया है, और ये c2। अब यहाँ पे फिर से इनिशियल कंडीशन चाहिए, तो वो क्या होगी कि जब टाइम जीरो है तो x किसके बराबर है, x नॉट के। ये क्वेश्चन में गिवन था, ये देखिए कि जब टाइम जीरो है तो x की वैल्यू कितनी है, x नॉट, वो हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी, तो ये c2 आ गया। इस c2 को दोबारा क्वेश्चन इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, तो ये आपका आंसर है x इज इक्वल टू ये। तो यही हमसे पूछा गया था कि डिस्प्लेसमेंट बताइए जब obtain the expression for distance traveled by the parachutist in time t, तो इन टाइम टी मतलब टाइम पे डिपेंड करना चाहिए, तो वो आपके पास ये आ चुका है, तो ये इसका आंसर था। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस समझ आ गया होगा, और मैं इतने ही क्वेश्चंस हैं, इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार वो लोग रिपीट कर रहे हैं पेपर्स में, मैंने देखा है। आरसी सर्किट का हो गया, उसकी जगह एलसी सर्किट दे देंगे, कभी कभी ये न्यूटन्स का मॉडल का हो गया क्वेश्चन, या फिर ये जो ये क्वेश्चन कराया था मैंने अभी आपको, ये वाला कि डिटरमाइन व्हेन द पैकेट विल हिट द ग्राउंड, इस तरह के क्वेश्चन वो लोग पूछ रहे हैं। तो इनको आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और अगर पावर सीरीज अच्छे से आती है तो और अच्छी बात है, अगर इसको भी कर लेंगे तो इसमें बस इतना है कि पावर सीरीज का क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होता है, उसमें गलती होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, ईजी क्वेश्चन है, थोड़े से एक पेज में ही आंसर आ जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और वो छोटे छोटे टॉपिक होने वाले हैं काफ़ी। उसके बाद में फिर हम लोग एक लास्ट जो चैप्टर होगा उसमें आप लोगों को वेरिएबल सेपरेबल और लीनियर इक्वेशन ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और इंटीग्रेशन नेक्स्ट क्लासेस से और हाई होता जाएगा। तो बेसिक इंटीग्रेशन आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है तो वो चीज़ें समझ आने वाली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।